हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। दोस्तों, एक नया पेपर सेट, कंप्लीट सेट एनालिसिस 25 क्वेश्चंस का ऑप्शंस के साथ टोटल 100 क्वेश्चंस बना के दोस्तों आप सभी के लिए आज फिर से डिस्कस किया जाएगा। आज का जो पेपर है बच्चे वो पूछा गया था 17 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में, राइट। तो ये एक सीरीज चल रही है आप सभी लोगों के लिए। आप चाहें तो इसकी प्लेलिस्ट में जाके आप सारे एपिसोड्स देख डालें और अपनी इंग्लिश को बेहतर बना लें। पेपर का एक्चुअल में एनालिसिस किया कैसे जाता है आप वो सीखते हैं मेरे साथ यहाँ पर। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, आज के सेशन में कुछ नया सिखाऊंगा आपको, कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, और सेशन को ना पूरा देखकर जरूर जाइएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों आपको। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो भी फर्स्ट टाइम है वो दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके इसकी सारे एपिसोड्स आप देख डालिएगा। मेरी एक और क्लास होती है कुछ इस तरीके से। आप अगर फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं टॉपिक वाइज, तो आपको प्लेलिस्ट में जाके ऐसे थंबनेल वाली क्लास देख लेनी चाहिए। ये टारगेट के नाम से ये पूरा बैच है और हमने ग्रामर का हर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर किया है, बिल्कुल बेसिक से प्रैक्टिस कराते हुए, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जरूर से जरूर दोस्तों आपको ये विजिट करना चाहिए प्लेलिस्ट और सारी देखनी चाहिए। इसकी क्लास की जो टाइमिंग होती है वो लाइव होती है बच्चे, हर रोज 11:30 बजे सुबह के 11:30 बजे लाइव होता है। तो आप मेरे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं 11:30 बजे अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे मेरे साथ। कहता है टू ब्रिंग टू लाइट, इडियम है बच्चे, टू ब्रिंग टू लाइट। टू ब्रिंग मतलब लाना, टू लाइट यानी प्रकाश में। कोई चीज अगर लाइट में लाया जा रहा है इसका मतलब पहले वो अंधेरे में था। अब अगर कोई चीज जो पहले अंधेरे में था उसको अंधेरे से खींच के उसको लाइट में लाया जा रहा है, अंधेरे से खींच के उसको। अब अगर अंधेरे में था तो जाहिर सी बात है वो चीज हिडन था, वो छिपा हुआ था, और जब उसको आप लाइट में लेकर आए तो आपने उसको रिवील किया। आपने उसको क्या किया? आपने उसको रिवील किया। रिवील किया अर्थात आपने उसको ओपन किया। तो आपने जो छिपा हुआ था उसको आपने डिस्क्लोज कर दिया, इसीलिए इसका आंसर होता है टू डिस्क्लोज। ठीक है, तो जो इडियम है टू ब्रिंग टू लाइट, दैट मींस किसी चीज को डिस्क्लोज करना। जैसे द इन्वेस्टिगेशन ब्रॉट टू लाइट सेवरल शॉकिंग फैक्ट्स, यानी कुछ शॉकिंग फैक्ट्स को इन्वेस्टिगेशन ने डिस्क्लोज कर दिया। अच्छा, बाकी ऑप्शंस देखो। टू लाइटन, कोई चीज को लाइट करना यानी कि हल्का करना। अगर आप केवल लाइट शब्द लिखते हैं तो ये लाइट का मतलब प्रकाश था, या कोई चीज को हल्का करना भी होता है। तो एज अ वर्ब लाइटन हो गया हल्का करना, टू मेक लेस हैवी, किसी चीज को लेस हैवी करना। टू एंगेज इन कन्वर्सेशन, किसी कन्वर्सेशन में एंगेज होना यानी बातचीत में लगना। डिस एंगेज, एंगेज अब नहीं होना यानी अलग हो जाना। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अपोजिट मीनिंग बताना है जुडिशियसली का। आपका प्रश्न है We should plan our actions judiciously before going to war, यानी वॉर में जाने से पहले हमें हमारे एक्शंस को अच्छे तरीके से प्लान करना चाहिए। जुडिशियसली प्लान करना चाहिए मतलब कैसे? समझदारी पूर्वक, बुद्धिमानी से, क्योंकि जुडिशियस का मतलब होता है वाइज, तो जुडिशियसली हो गया वाइजली। अब आपका सवाल है अपोजिट बताना है उसका, तो अपोजिट हो जाएगा डम्ब। एडवर्ब है तो एडवर्ब के फॉर्म में लीजिए। 4 ऑप्शंस है, इररिलेवेंट, इरिवरेंट, इरिटेटिंगली, और चौथा इरेशनल। प्यारे साथियों, आपका केवल एक ऑप्शन है, दैट इज इरेशनल। यहां पे लिखा हुआ है इरेशनल का मतलब है नॉट बेस्ड ऑन रीजन और लॉजिक। ये रीजन या लॉजिक पर बेस्ड ही नहीं है। और जुडिशियसली का मतलब होता है दिमाग से, और दिमाग अगर कहीं पे लग रहा है तो लॉजिक होगा वहां पे, ऐसे नहीं बेफजूल बेफालतू का। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, हर फियर ऑफ बटरफ्लाइज इज कंप्लीटली इरेशनल, तर्कहीन है। बटरफ्लाई से कौन डरता है भाई? तो ये एकदम पूरी तरीके से तर्कहीन है। जुडिशियसली का मतलब होता है विवेकपूर्ण ढंग से, इन अ सेंसिबल एंड वाइज मैनर। शी स्पेंट हर मनी जुडिशियसली ड्यूरिंग द ट्रिप। अगला वर्ड देखो, इररिलेवेंट लिखा हुआ। इररिलेवेंट का मतलब है नॉट रिलेटेड और कनेक्टेड। कहते हैं ना ये कैसे, जैसे कभी कभी कोर्ट केसेस वाली मूवी अगर होती है तो उसमें कहते हैं जज साहब इनका ये सवाल इस केस से कैसे रिलेवेंट है, ये पूरी तरीके से इररिलेवेंट है, मतलब वो उससे संबंधित ही नहीं, असंगत है। जैसे हिज कमेंट्स वर कंप्लीटली इररिलेवेंट टू द टॉपिक। अगला देखिए, इररिवरेंट है, ये इररिवरेंट है, ये इररिलेवेंट है, दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। इररिवरेंट मींस होता है शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट, अपमानजनक इसको कहते हैं, स्पेशली फॉर थिंग्स पीपल टेक सीरियसली।
तो अपमानजनक कोई चीज का होना, दैट इज इरिवरेंट। और लास्ट वर्ड है इरिटेटिंगली। आपने इरिटेट शब्द सुना होगा, उसी से बना हुआ है इरिटेटिंगली, जिसका मतलब है इन एन एनोइंग और बॉदरसम वे, चिड़चिड़ेपन तरीके से, उसे कहते हैं इरिटेटिंगली। आपको एक चीज बता दे बच्चे, यहां पर सबसे पहले आप एक चीज ध्यान से देखिए, हर फियर ऑफ बटरफ्लाइज इज कंप्लीटली इरेशनल, यानी उसका फियर जो है वो इरेशनल है। फियर शब्द यहां पर बच्चे एक नाउन है, जिसके लिए इरेशनल वर्ड एक एडजेक्टिव होगा, ठीक। और जो जुडिशियसली लिखा हुआ था, शी स्पेंट हर मनी जुडिशली, स्पेंट किया उसने जुडिशियसली, उस स्पेंट के लिए यह शब्द आपका एक एडवर्ब है। अब देखो एसएससी गलती कैसे करता है, मैं आपको बताता हूं इस पेपर में, इस क्वेश्चन में गलती क्या है। आपका जो प्रश्न उसने पूछा है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, और उसने कहा अपोजिट बताइए। तो इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश का रूल कहता है कि जिस 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 पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका आंसर आना चाहिए। तो बच्चे यहां पे एडवर्ब में पूछकर आंसर उसने एडजेक्टिव में ले लिया, और उसको उसने सही मान लिया। बताइए, अगर कोई स्टूडेंट चाहता तो इस पे क्लेम ठोक देता और कहता एसएससी तुमने प्रश्न ही गलत बनाया, तुमने प्रश्न ही गलत बनाया, क्वेश्चन ही गलत है ये। क्यों? क्योंकि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिनोनिम, एंटोनिम, ये दो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के हैं जिनके पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा सेम होने चाहिए। और इसलिए देखिए एडवर्ब के लिए एडजेक्टिव मांग लिया, एडजेक्टिव को मान लिया अपना आंसर, और ये आंसर सही था। बताइए ऐसा होता है क्या? तो करेक्ट आंसर आपके लिए इरेशनल हो गया, जो कि है आपके पास ऑप्शन नंबर, जबकि इसको इरेशनल नहीं मानना चाहिए था, कुछ और प्रश्न देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एरर डिटेक्शन का सवाल है। द प्रिंसिपल गेव अप द प्राइजेस टू द विनर्स ऑन रिपब्लिक डे। बच्चे आप एक बार ध्यान से देखो, प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाचार्य ने बांटा प्राइजेस को विनर्स को रिपब्लिक डे पर। तो प्राइजेस को बांटा, लेकिन आपके पास जो फ्रेजल वर्ब लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है गेव अप। गेव अप जो है वो गिव अप से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? और गिव अप का मतलब होता है कोई चीज का त्याग देना, त्यागना किसी चीज को, उसको कहते हैं गिव अप करना। दोस्तों कोई चीज को त्यागना, दैट इज गिव अप करना। सो यहां पे ये गेव अप क्या त्यागा या बांटा? भाई बांटा ना, आपको लिखना चाहिए यहां पर गेव अवे। गिव अप की जगह पे लिखना चाहिए गेव अवे। गेव अवे क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि गेव अवे का मतलब होता है कोई, देखो गिव अप का मतलब है क्विट कर देना, और गेव अवे का मतलब होता है दोस्तों कोई चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना। गेव अवे, ले जाओ, अवे ले जाओ, तो डिस्ट्रीब्यूट किया ना, तो आपका सही फ्रेजल वर्ब होगा गेव अवे, गेव अप की जगह पर। फ्रेजल वर्ब गलत है यहां पे, तो इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए। बाकी तो ठीक है, बाकी करेक्ट है, बाकी सही है। प्रिंसिपल सब्जेक्ट हो गया, ये फ्रेजल वर्ब हो गया। क्या? प्राइजेस को, किसको देना? जिसको दिया जाएगा टू लगाते हैं। विनर्स को कब दिया? उस मौके पर, किसी मौके पर की इंग्लिश होती है ऑन, तो सही। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ऑलमोस्ट इमीडिएटली दे हर्ड द हाई श्रिल पियर्सिंग क्राई ऑफ टायर्स ऑन द साइड रोड। साइड रोड में उन्होंने हाई श्रिल पियर्सिंग क्राई देखा ऑफ टायर्स का। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, बिसीच, स्क्रीच, क्रिश एंड ब्लीच, ये चार ऑप्शंस है। उसने कहा हाई श्रिल पियर्सिंग क्राई, यानी एकदम तगड़ी बाली आवाज में निकलती हुई चीख, तगड़ी आवाज पर, एकदम यहां से बोलना है, एकदम खूब जान लगा के जब आदमी चिल्लाता है, उसको कहा जाता है। इसमें से एक शब्द है, कौन सा है बच्चे? वोकैबुलरी कितनी बढ़िया वर्ड्स दी हुई है, कौन सा है? बेसिस तो है नहीं। स्क्रीच, बोलिए कौन सा होगा? स्क्रीच। स्क्रीच का मतलब होता है चीख, टू मेक एन अनप्लीजेंट लाउड हाई नॉइज। यहां से एकदम पूरी जान लगा के जब आदमी चिल्लाता है ना, तो दैट चिल्लाहट इज नोन एज चीख इन हिंदी एंड इन इंग्लिश स्क्रीच। बेसीच का मतलब है बच्चे विनती करना, गुहार लगाना, किसी से रिक्वेस्ट करना, उसे कहते हैं। जैसे ही बेसीच्ड द जज फॉर मर्सी, कि जज साहब दया करिए, गलती हो गई, ऐसे बोला। क्रैश होता है एक प्लेस वेयर बेबीज एंड यंग चिल्ड्रन आर केयर फॉर, शिशु देखभाल केंद्र। ये एक्चुअली शहरों में ज्यादा चलता है, हमारे नोएडा में बहुत ज्यादा कल्चर है इसका, और इस पे बहुत पैसा लोग कमाते हैं भाई। 10,000 रुपया, 12,000, 15,000 रुपया महीने का चार्ज करते हैं बेबी को 8 घंटे अपने पास रखने के लिए, केवल मंडे टू फ्राइडे।
उसके अलावा सैटरडे संडे भी अगर रखेंगे तो उसके अलग से पैसे लगेंगे। और लोग देते 20-20 बच्चे एक एक लोग के पास है, पता चला 2-2 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं। बस थोड़े से प्रोफेशनल एजुकेटेड लोग होने चाहिए ये काम करने वाले, अदरवाइज कोई देगा ही नहीं अपना बेबी। तो शी लेफ्ट हर बेबी एट द क्रैश बिफोर गोइंग टू वर्क। और तीसरा वर्ड है आपके लिए ब्लीच, जिसका मतलब है केमिकल यूज्ड टू रिटेन और डिसइंफेक्ट करने के लिए होता है ब्लीच। अरे आपने देखा होगा ब्लीचिंग पाउडर वगैरह आता है ना, ब्लीच कर दिया सब कुछ, जानते तो हैं आप। शी यूज्ड ब्लीच टू क्लीन द स्टेन्ड क्लॉथ। अरे वो ब्लीच लोग लगाते हैं कपड़ों में भी, जमीन में जमी हुई काई के लिए भी, कई जगहों पे यूज करते हैं। ब्लीच कर देंगे तो चेहरे के सारे दाग धब्बे गायब हो जाएंगे जहां पे होता है ना। चलो आ जाओ, सिंथेटिक का अपोजिट बताना है। आपके 4 ऑप्शंस हैं, नेचुरल, प्रोसेस्ड, आर्टिफिशियल एंड इमिटेशन। आपके 4 ऑप्शंस है, अपोजिट चाहिए। सिंथेटिक बड़ा अच्छा वर्ड है। सही जवाब आपके सामने है नेचुरल, क्योंकि सिंथेटिक का मतलब क्या है पहले ये समझो। मेड बाय केमिकल और आर्टिफिशियल मींस, यानी कोई चीज जो नेचुरल नहीं है, मेड बाय केमिकल, केमिकल से आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है, दैट इज सिंथेटिक। कहते हैं ये सिंथेटिक मिल्क है, मिल्क सिंथेटिक है। सिंथेटिक का मतलब ये नेचुरल नहीं है, ये बनाया गया है। अब इसका जैसे शी वोर अ सिंथेटिक ड्रेस मेड फ्रॉम पॉलिस्टर, उल्टा क्या हो जाएगा, कोई चीज नेचुरल है भाई, एग्जिस्टिंग इन और कॉज्ड बाय नेचर, नॉट आर्टिफिशियल। ये बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं, प्राकृतिक है, नेचर के द्वारा बनाया गया है। वी प्रिफर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इन आवर फूड, हम बना के मिलावटी रंग रंगीला नहीं डालते। तो ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, इमिटेशन, इमिटेट से बना हुआ है, जिसका मतलब है किसी की नकल करना। तो इमिटेशन हो गया नकल। जैसे द वॉच ही बॉट वॉज जस्ट एन इमिटेशन ऑफ द ओरिजिनल ब्रांड, ओरिजिनल ब्रांड की नकल है। आदमी खरीदता नहीं, ये इसकी कॉपी है, ये उसकी कॉपी है, तो ये वही कह रहा है। प्रोसेस्ड होता है ट्रीटेड और प्रिपेयर्ड बाय ए स्पेशल मेथड। प्रोसेस्ड कहते हैं ना, ये प्रोसेस्ड, तो प्रोसेस्ड का मतलब इस प्रोसेस से आया हुआ है, उसे कहते हैं। अवॉइड ईटिंग टू मच प्रोसेस्ड फूड, इसलिए बीमार पड़ना है तो करिए, नहीं तो नत करिए। और आर्टिफिशियल हो गया वही बनावटी, सिनोनिम मांगता तो आर्टिफिशियल टिक कर देते इसके लिए। द पार्क हैज एन आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल लेक है, खुद से ही बनाया गया, वहां पे पानी बहा रहे हैं। तो ये आपके सारे ऑप्शन। सिमिलर में ये होता, अपोजिट मांगा उसने, तो हम मार्क करेंगे नेचुरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपोजिट। बच्चे एंटोनिम कितना पूछा है यार, तीसरा एंटोनिम कर रहे हैं एक ही पेपर के अंदर, अभी आगे पता नहीं कितना दिया है। आई रिफ्यूज टू लेट एनीथिंग कम इन द वे ऑफ माई ड्रीम्स। रिफ्यूज का मतलब है मना कर दिया, तो इसका उल्टा क्या है कि हमने उसको अलाउ कर दिया, परमिट कर दिया। आपका आंसर हो जाएगा परमिट। परमिट का मतलब है किसी को परमिशन दे दी, टू अलाउ समथिंग, गिव परमिशन, अनुमति दे दिया, है ना। दे डिड नॉट परमिट कैमराज इनसाइड द म्यूजियम। जैसे दिल्ली के अक्षरधाम में कैमरा परमिट नहीं, कैमरा ले जाने की परमिशन नहीं है, तो अक्षरधाम अथॉरिटी डज नॉट परमिट एनीवन टेक कैमरा इनसाइड अक्षरधाम टेम्पल, राइट। दूसरा वर्ड है रिप्रेस, जिसका मतलब है टू होल्ड बैक और सप्रेस इमोशन और एक्शन। दबाना, किसी चीज को, इमोशंस को दबा दिया, इमोशन ने उभर के सामने ही नहीं आने पाया, रोकना उसे कहते हैं दोस्तों रिप्रेस करना। ही ट्राइड टू रिप्रेस हिज एंगर ड्यूरिंग द मीटिंग, यानी अब मीटिंग के दौरान उसने अपने गुस्से को रिप्रेस करने की, दबाने की या कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करी। एकॉर्ड होता है प्रदान करना, सहमति देना, टू गिव और ग्रांट समथिंग, दैट इज एकॉर्ड करना। जैसे द गवर्नमेंट एकॉर्डेड हिम द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, उसको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर प्रदान किया, दैट इज एकॉर्ड किया। एंड बाक का मतलब होता है झिझकना। देखो BALK है, अगर BARK होता तो कुत्ता का भौंकना हो जाता। टू हेजिटेट और रिफ्यूज टू प्रोसीड, जिसको रुक जाना, हेजिटेट हो रहा है आगे प्रोसीड करने में, रिफ्यूज कर रहा है आगे प्रोसीड करने में, तो रुक रहा है, झिझक रहा है। जैसे द हॉर्स बार्क्ड एट जंपिंग द फेंस, कह रहे नहीं कूद पाऊंगा, नहीं कूद पाऊंगा, ऐसे कर रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पैरा जंबल का है दोस्तों, A, B, C और D। चलिए चारों अरेंज करिए, फटाफट अरेंज करिए। बस पहला पार्ट खोज लिया ना तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि A, B, C, D चारों ऑप्शन एक एक पार्ट से शुरू है। पहला खोज लो आंसर। बहुत आसान है बच्चे।
टाइम्स ऑफ साथियों, आंसर ऑप्शन नंबर सी से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इंट्रोडक्शन दे रहा है एडवर्टाइजिंग का, कि एडवर्टाइजिंग वॉज जो इनिशियली था उसका मतलब था टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट, किंतु समय के साथ साथ एडवर्टाइजिंग हैज इवॉल्व्ड इनटू अ मेजर इंडस्ट्री। फिर समय के साथ साथ वो बदलती चली गई, तो धीरे धीरे यहां पे मतलब कुल मिला के इसमें बदलती चली गई। और यहां पे उसने बताया पहले ऐसा था, बाद में ऐसा हुआ। लेकिन भैया इसके अलावा जो बाकी के दो ऑप्शन है, जैसे इट इज अ फॉर्म ऑफ ब्रेन वॉशिंग कंज्यूमर, किसके लिए है? एडवर्टाइजिंग के लिए। इट वॉज एज सिंपल एज अनाउंसिंग वॉट एवर, जिसके लिए है? एडवर्टाइजिंग के लिए। तो कंफर्म हो गया इन दोनों में ही फाइट थी और ये हमारा विनर होता है। तो जब ये विनर होता है तो आपका सी पार्ट हमारे इस वाले में दिया हुआ है, इसी को हम अपना आंसर मार्क कर लेंगे, खत्म। अब आपका सी के बाद ए है कि जो एडवर्टाइजिंग है वो इनिशियली मीन टू मेक पीपल अवेयर ऑफ गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट। फिर इट वाज एज सिंपल एज अनाउंसिंग व्हाट यू हैव इन योर स्टोर और द सर्विसेज यू ऑफर इन योर प्रीमाइसेस। ठीक है, एक ये पार्ट हो गया। फिर ओवर द ईयर एडवर्टाइजिंग का ऐसा ऐसा होता चला गया, हैज इवॉल्व्ड इनटू अ मेजर इंडस्ट्री दैट गोज बियॉन्ड इन्फॉर्मिंग टू परसुएडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग। भैया फिर इंफॉर्मेशन रह ही नहीं गया। अब एडवर्टाइजिंग का मतलब सामने वाले को फुसलाना, बहलाना, परसुएड करना, तैयार करना। पहले केवल इंफॉर्मेशन देना था, आजकल तो अलग ही है, आदमी देखकर उसको कन्विंस किया जा रहा है ना। पहले केवल इंफॉर्मेशन देना था, आजकल तो भाई साहब ऐसी ऐसी फोटो लगा के एडवर्टाइज करते हैं कि देखकर आदमी खाने का लालच कर जाए, अगर खाने की चीज बेच रहा है तो, खरीदने का लालच कर जाए अगर पहनने की चीज बेच रहा है तो, है ना। अटैक का एंटोनिम, चौथा अपोजिट पूछ रहा है बच्चे, सोचो पहला ही पेपर है, चौथा अपोजिट, सोचो एक इतना खतरनाक है। अटैक का मतलब हो गया किसी पर हमला करना, इसका उल्टा हो जाएगा कि भैया अपना डिफेंस कर लो, है ना। आपने बहुत सुना होगा अटैक मोड में, डिफेंस मोड में। अभी दंगल मूवी आप लोगों ने शायद देखी हो, उसमें कहते हैं ना गीता अटैक कर, नहीं गीता डिफेंस कर, तो अटैक का उल्टा डिफेंस। सो डिफेंस मतलब द एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक और डेंजर, रक्षा या बचाव। जैसे द आर्मी वॉज प्रेज्ड फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफ द बॉर्डर। अटैक मतलब हमला हो गया। एम्बुश का मतलब क्या है? घात लगा के बैठा होना। टू सरप्राइज अटैक बाय पीपल लाइंग इन वेट, जो इंतजार में ऐसे यूं करके बैठे हैं, फिर आगे अटैक कर दिया, आगे गुरिल्ला वॉर टाइप का, है ना। द सोल्जर्स वर कॉट इन एंड एम्बुश वाइल पेट्रोलिंग द एरिया। दूसरा क्या है? इंगेजमेंट, कहते ना इंगेजमेंट हो गई लोगों के बीच में, वहां पे इंगेजमेंट। एक तो वो सगाई वाला इंगेजमेंट नहीं है, कहते भैया वहां पे आर्मी में इंगेजमेंट हो गई, उनकी आर्मी के साथ इंगेजमेंट हो गई, मतलब उनके आर्मी में मुठभेड़ हो गया, है ना। एक फाइट और बैटल बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस को इंगेजमेंट कहते हैं। द ट्रूप्स वर इन्वॉल्व्ड इन अ ब्रीफ इंगेजमेंट नियर द वैली, कुछ उधर से हमला हुआ, कुछ इधर से हमला हुआ। और तीसरा प्रोडक्शन, किसी चीज का उत्पादन, कहते हैं ना इसका प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए। जैसे महिंद्रा की जो गाड़ी आती है उसका एक जगह पे प्लांट है, कहाँ के लिए बता रहे थे कि वहां पे महीने में एक दिन के लिए प्लांट को बंद कर दिया जाता है, कहते एक दिन नहीं चलाना है। पूछा गया क्यों ऐसा, तो बोले अरे यार प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि एक दिन का रेस्ट दे देते हैं सबको, कि भैया आज नहीं चले, आज मशीन को रेस्ट दो, है ना। तो प्रोडक्शन ज्यादा है, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन गाड़ी का। द फैक्ट्री इंक्रीज्ड इट्स प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। चलो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके सामने फिर से जंबल्ड है बच्चे, कितना छोटा जंबल्ड आ गया बताओ। विलिंग टू गो इज नॉट माई सन कैंपिंग, बताओ माई सन इज नॉट विलिंग टू। हो गया। सबसे पहला पार्ट आपका आ रहेगा क्योंकि शुरुआत यहीं से हो रही दोस्तों। माय सन, फिर वर्ब चाहिए इज नॉट, इज नॉट क्या? विलिंग टू गो, कहां पे? कैंपिंग। कितना आसान है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। तीसरा जंबल्ड है बच्चे, ये तीसरा, सोचो 3 जंबल्ड हो गया और 4 आपके तो एंटोनिम्स हो गए। अरेंज करिए, सारे ही पार्ट्स आपके ए लिखे हुए हैं, तो ए आपका फर्स्ट है। डी ई डी ई, दूसरा पार्ट डी और ई में से एक चुन लो ताकि 2 ऑप्शंस इलिमिनेट हो जाए। फॉल्स न्यूज वेबसाइट्स, जल्दी से, बहुत ही बेसिक है। बिकॉज लिखा आपने, ये सब्जेक्ट लिख दिया, इसके बगल में वर्ब चाहिए, सिंपल है यार, एक पेयर बन गया, तुरंत आंसर है।
टाइम्स ऑफ बच्चे, आंसर ऑप्शन सी में कैसे? देखो पहला पार्ट आपका ए है, कहता है फॉल्स न्यूज वेबसाइट। अब फॉल्स न्यूज वेबसाइट पहला पार्ट हो गया। अब केवल नेगेटिव चीज केवल यही नहीं है बल्कि सोशल नेटवर्क साइट्स भी है, मैच कर गया ना, वेबसाइट्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो आपका दूसरा पार्ट यहाँ पे ये हो जाएगा। अब ये दोनों क्या करते हैं, जो स्प्रेड कर रहे हैं प्रोपोगेंडाज अबाउट पॉलिटिक्स को लेकर, जो स्प्रेड कर हाँ देखो यहाँ पे फॉल्स न्यूज वेबसाइट्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये दोनों जो है थ्राइव, क्योंकि जो एडवर्टीजमेंट्स हैं एंड पॉलिटिशियंस हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों जो स्प्रेड कर रहे हैं प्रोपेगेंडास को पॉलिटिक्स के बारे में, बना रहे हैं बहुत सारा पैसा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा, क्योंकि यही है इनके लिए वर्ब के रूप में, और ये हो गई एडिशनल इंफॉर्मेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस है, दे हैव बिल्ट को पैसिव बना दीजिए, हैव बीन कर दीजिए, बस हैव बीन, और कुछ नहीं चाहिए बच्चे। हैव बीन जो आपका बिल्ट है वही रहेगा। ठीक है, चलो देख लो कहीं पे है हैव बीन बिल्ट, हैव बीन या हैज बीन दोनों हो सकता है। अ न्यू ब्रिज है ना, तो हैज बीन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हैज हो जाएगा। देख लो कहां पे हैज बीन बिल्ट हो सकता है, यहां पे बीन मिसिंग है, हैज बीन बिल्ट हो सकता है, हैज बीन बिल्ट हो सकता है। अब देखो सवाल किससे शुरू है, दे हैव बिल्ट अ न्यू ब्रिज, तो अ न्यू ब्रिज होना चाहिए। अ न्यू ब्रिज बाय दिन पहले ही काहे लगा दिया, रिवर कहां से लगा दिया, अ न्यू ब्रिज, है ना। तो सही जवाब आपका ऑप्शन डी को जाएगा बच्चे, दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट, एक्सपर्ट्स एक्नॉलेज्ड दैट सम काउंटरफीटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एक्सपर्ट्स ने स्वीकार किया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की जालसाजी जो टेक्निक्स हैं आर वर्चुअली इम्पॉसिबल है टू डिटेक्ट करना। अच्छा भाई साहब क्या ही चाहिए। काउंटरफीटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या कहलाता है, फॉर्जरी। करेक्ट आंसर है फॉर्जरी। फॉर्जरी का मतलब होता है बच्चे जालसाजी, द क्राइम ऑफ मेकिंग अ फेक कॉपी ऑफ समथिंग वैल्यूएबल। फॉर्जरी होता है ना, दूसरी चीज की नकली बना लेते हैं उसका, है ना, आधार नकली बना लिया, फॉर्जरी है एक प्रकार का। ही वॉज अरेस्टेड फॉर द फॉर्जरी ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। दूसरा देखो फ्रेंजी मतलब क्या है, पागलपन, उन्माद को कहते हैं फ्रेंजी। देखो, a state of uncontrolled excitement or wild behavior that is called frenzy। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आ जाओ, ये एग्जाम्पल है, द फ्रेंड्स वर इन अ फ्रेंजी आफ्टर द टीम वॉन द मैच। दूसरा देखो, फियास्को होता है फेलियर, असफलता, कंप्लीट फेलियर को फियास्को कहा जाता है, पूर्ण असफलता को फियास्को कहते हैं। द इवेंट टर्न्ड इनटू अ फियास्को ड्यू टू पुअर प्लानिंग। और तीसरा है इम्प्रॉम्प्टू, जिसका मतलब है डन विदाउट बीइंग प्लान्ड और रिहर्स्ड, बिना तैयारी की कोई चीज को किया गया, उसको कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू। ही गेव एन इम्प्रॉम्प्टू स्पीच एट द मीटिंग, मीटिंग में उसने बिना तैयारी के भाषण दे दिया। तो ये आपके सामने हो गया इम्प्रॉम्प्टू। चलो आगे बढ़ो। द थॉट ऑफ ईटिंग हाफ कुक्ड फूड अंडर कंपल्शन फिल्स मी विद क्या, जो THOUGHT थॉट था ऑफ ईटिंग हाफ कुक्ड फूड का, अंडर कंपल्शन का, उसने भर दिया मुझको किससे, रिपग्नेंस से, रिपग्नेंस से, रिपग्नेंस से, रिपग्नेंस से। रिपग्नेंस की सही स्पेलिंग चाहिए, स्पेलिंग टेस्ट है बच्चे, करेक्ट स्पेलिंग PUG है, रिपग्नेंस PUG, REPUGNANCE, रिपग्नेंस होता है। इसका मतलब इंटेंस डिस्गस्ट और स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, तीव्र नफरत को कहते हैं बच्चे रिपग्नेंस, है ना। देखो यहाँ पे PU नहीं है, कैंसिल हो गया, REPUG होता है, ये कैंसिल हो गया, NANCE होता है, E नहीं होता, तो ये कैंसिल हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे, ही फेल्ट डीप रिपग्नेंस एट द साइट ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स। तो यहाँ पे जो रिपग्नेंस है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है बच्चे, लास्ट में जब भी ANCE आए या तो ENCE आए तो वो हमारा नाउन की पहचान कराता है। नेक्स्ट, द शेफ रिक्वायर्स डैश वेजिटेबल्स फॉर द सैलेड, सैलेड के लिए डैश वेजिटेबल्स चाहिए। और आपको, अरे बाप रे, 5वां एंटोनिम आ गया। स्टेल का मतलब है कोई चीज का बासी होना। अब बासी का उल्टा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ताजा होना, और ताजा की इंग्लिश होती है फ्रेश। 5वां एंटोनिम आ गया है, फ्रेश इसमें है। सही जवाब आपका फ्रेश हो जाएगा। कट का मतलब कटना, लीफी मतलब लीफ वाला, पत्तीदार कोई चीज का हो, है ना, उसे कहते हैं लीफी वेजिटेबल। जैसे होता नहीं यार, अपन लेके आते वो, जैसे मान लीजिए मूली लेकर आए तो बोले लीफी है, मूली लीफी होती है, पालक है लीफी है। चलो, जिसमें लीफ होते हैं ऐसी चीजें। एक्टिव पैसिव का दूसरा सवाल आ गया। पांच हो गए ना एंटोनिम की, 6 हो गए,
5 हुए हैं शायद, और दूसरा ये एक्टिव पैसिव हो गया, और 2 या 3 शायद आपके, 3 हो गया आपका पैराजम्बल। सोचो 25 में तो यही क्या ही पूछ रहा है इतना सारा। आर बिल्डिंग हो जाएगा आर बीइंग बिल्ट, विल कहां से लगा दी, वॉज कहां से लगा दी, हैज कहां से लगा दी, इज आ सकता है, इज बीइंग बिल्ट, इज है हमारा आपस में चेंज हो जाते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी को जाता है। मजा आ रहा है करने में सभी को? हाजी भाइयों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, आ रहा है मजा? बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द रूलर्स ऑफ द प्लैनेट ह्यूमंस लाइक टू थिंक दैट इट इज द लार्जेस्ट क्रिएचर्स दैट विल एमर्ज विक्टोरियस फ्रॉम द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। इट इज द लार्जेस्ट क्रिएचर्स के लिए निकालना चाह रहे, कौन सा होगा? सब्स्टिट्यूट खोजिए। एज द रूलर्स ऑफ द प्लैनेट ह्यूमंस लाइक टू थिंक दैट इट इज द लार्जेस्ट क्रिएचर्स। ह्यूमंस, ह्यूमंस, ह्यूमंस है भाई, ह्यूमंस प्लूरल है, और एक प्लूरल नाउन के लिए आप इट तो लगा नहीं सकते हैं, कैंसिल हो गया। जब ये प्लूरल है तो अकेला कैसे हो जाएगा? दे आर द लार्जेस्ट क्रिएचर्स। ग्रामर है बच्चों, कुछ नहीं। ईडियम है पुल्ड अ लॉन्ग फेस, लॉन्ग फेस हो गया। कहते हैं ना तुम्हारा चेहरा इतना लंबा काहे हो गया? चेहरा लंबा है तो उतर गया, चेहरा उतर गया तो दुखी है। एक्सटैटिक, यूफोरिक, इलेक्ट्रीफाइड, सैडेंट, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सैडेंट। हिंट दे दिया था, पकड़ लेना चाहिए था आपको। चेहरा लंबा है, चंबा है तो उतर गया तो दुखी है, दैट इज सैडेंट। और तो कोई होगा नहीं। एक्सटैटिक होता है खुशी होना, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होना, बेहद हैप्पी होना, उसे कहते हैं बच्चे। शी वॉज एक्सटैटिक आफ्टर रिसीविंग द अवार्ड। दूसरा यूफोरिक का मतलब भी होता है अत्यधिक उत्साहित और खुश होना, है ना, इंटेंसली हैप्पी होना, एक्साइटेड होना, जैसे ही फेल्ट यूफोरिक आफ्टर विनिंग द मैच। और तीसरा है इलेक्ट्रीफाइड, इलेक्ट्रीफाइड मतलब उत्साह से भरा हुआ, अंदर एकदम बिजली दौड़ी जा रही है उसके। तो एनर्जेटिक और एक्साइटेड है बच्चा। द क्राउड वॉज इलेक्ट्रीफाइड बाय द सिंगर्स परफॉर्मेंस। तो ये आपके सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस, बढ़िया वर्ड्स हैं यार। एक्सटैटिक है, यूफोरिक है, अच्छे वर्ड्स हैं, बहुत बार पढ़ा है मैंने। एक्सटैसी वर्ड पढ़ा है मैंने, एक्सटैसी, उसी से तो बना एक्सटैटिक। एक्सटैसी, एक्सटैसी इश्क करके पढ़ाया था, इश्क हो गया इसको इसलिए खुश खुश रहता है ये, है ना। यूफोरिक को ईयू रूट से पढ़ाया था, इसका मतलब होता है गुड, है ना। यूफोरिक गुड, अच्छा, अच्छा फील हो रहा है तो खुश है आदमी, ऐसे करके। चलो, ग्रामेटिकल एरर क्या करना है? सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज अ ग्रामेटिकल एरर। जिसमें ग्रामेटिकल एरर है वो सेंटेंस खोजिए। इंडियन फोर्स नहीं होता भाई, भारतीय सेना ना, सेना को फोर्स नहीं फोर्सेस कहते हैं। इंडियन फोर्सेस होता है, पहले ही गलत हो गया, फोर्सेस लिखो यहां पे। फोर्सेस का मतलब सेना होता है बच्चे, तो आपका फोर्स नहीं होता, फोर्सेस होता है, ध्यान रखिए। बाकी सही है, ये भाई गलत मिल गया तो बाकी क्या ही चक्कर है। द ऑइंटमेंट विल हेल्प टू डैश द वुंड। वुंड को क्या करेगा? ऑइंटमेंट मरहम होता है, शरीर में कहीं घाव हो जाए तो आदमी मरहम लगाता है, मरहम लगाने से वो घाव भर जाता है। घाव आगे लिखा ना, वुंड, वुंड यानी घाव, घाव को क्या करेगा? ऑइंटमेंट भरेगा। भरने की इंग्लिश होती हील। ये एड़ी हो गया, ये घुटना हो गया, ये ही विल हो गया, ये हो गया आपका घाव भरना। तो सही आंसर हो गया HEAL, ठीक है, हील। ये आपका HEAL का मतलब है ठीक करना, घाव भरना, ठीक है। टाइम विल हील ऑल वुंड्स। दूसरा देखो, ये नील है, नील मतलब होता है घुटना, नी से बनता है ना, तो नील, नील का मतलब हो गया घुटने के बल ऐसे झुक के आदमी बैठ गया। ही हैड टू नील बिफोर द किंग एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। दूसरा देखो, ये ही विल है बच्चे, ही विल देखो लिखा भी है ना, ही विल ज्वाइन अस आफ्टर लंच। और ये हील है, हील, हील, ये हील एड़ी वाली सैंडल वाली है ना हील, तो वही है। ही हर्ट हिज हील व्हाइल रनिंग, ठीक है। आगे आओ। इनकरेक्टली स्पेल्ड, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। बताओ कौन सी स्पेलिंग गलत है? डिशेस, वैरायटी, रेस्टोरेंट, ऑफर्स, कौन सी स्पेलिंग गलत है? रेस्टोरेंट सही जवाब है। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग होती, पहले देखो रेस्ट लिखा करो और लिखा करो ENT लिखा करो, 3 टुकड़े में याद करो ना यार इसको, REST, रेस्ट करो और करो, आंटी को बुलाओ, खत्म, बन गया रेस्टोरेंट।
ठीक है, रेस्टोरेंट। वी हैड डिनर एट अ फेमस इटालियन रेस्टोरेंट। डिशेस तो डिशेस खाने पीने पकाने वाली होगी। वैरायटी तो वैरायटी कहते कितनी वैरायटी है चीजों में, विविधता है। एंड ऑफर, ऑफर हो गया, ऑफर दे रहे हैं वो। नेक्स्ट, क्लोज टेस्ट। The adverse dash of climate change and environmental degradation are increasingly driving human evolution. ठीक है। यहां पे आएगा, देखो सबसे पहले तो ये प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब है, तो जाहिर सी बात है ये वर्ब जो आएगी वो इसके हिसाब से आएगी, क्योंकि यहां पे प्रीपोजिशन हो गया तो ये पूरा हिस्सा तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो प्रीपोजिशन से पहले वाला ये हिस्सा सब्जेक्ट होगा। अब एडवर्स तो एडजेक्टिव है, तो जो नाउन होगा वही सब्जेक्ट होगा। अब ये नाउन के लिए अगर प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल नाउन होना चाहिए। इन चारों ऑप्शंस में प्लूरल नाउन कौन है? ये प्लूरल नहीं है, ये प्लूरल नहीं है। अब आपको लग रहा होगा ये दो तो प्लूरल है, नहीं, ए के साथ जो शुरू होता है वो वर्ब होता है, तो ये तुम्हारा सिंगुलर वर्ब है। वर्ब में एस लगाओगे तो सिंगुलर हो जाएगा ना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी को जाएगा। एक ही शब्द है जो प्लूरल नाउन है। बाप रे बाप, इतना आसान सवाल है, थोड़ा ध्यान से कर ले बच्चा, कभी जिंदगी में गलत ना हो, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट, फिर आगे कहता है आर इंक्रीजिंगली ड्राइविंग ह्यूमन मोबिलिटी द वर्ल्ड ओवर, particularly in countries with high exposure and low dash capacity, low adaptive, effective, adaptive minimum, क्या होना चाहिए बताइए? बोलो भैया, आंसर द क्वेश्चन, एवरीबॉडी आंसर द क्वेश्चन। हो गया टाइम सब। करेक्ट आंसर है एडाप्टिव होना चाहिए बच्चे, जो उसके अनुकूल हो, ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी किधर का भी। अफेक्टिव नहीं होता, पहले तो ये वर्ड ही गलत है। अफेक्टिव नहीं होता, ये इफेक्टिव होता है, तो पहले तो ये वर्ड गलत हो गया। एडॉप्टिव क्या होता है? एडॉप्ट थोड़ी ना कर रहे हो, और एडॉप्ट करने का मतलब होता है वो एक वर्ब है, उसमें ईडी लगाते हैं, एडॉप्टेड है ना, मिनिमम का सेंस नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एडॉप्टेड। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे, आ जाओ थर्ड पे। ठीक है, उसके बाद कहता है मोबिलिटी करेंटली ऑकर्स विद इन कंट्रीज desperation and deteriorating environments can also compel people to seek a livelihood elsewhere through dash migration। बताइए क्या आएगा? हो गया करेक्ट आंसर इरेगुलर माइग्रेशन, क्योंकि कोई फास्ट माइग्रेशन नहीं, कोई जल्दी वाली नहीं हो रही है चीज। जब भी ऐसा कह रहे उसने क्या बोला? उसने कहा कि वाइल मोस्ट क्लाइमेट रिलेटेड जो मोबिलिटी है करेंटली ऑकर होती विद इन कंट्रीज, एक ही देश में आपस में क्लाइमेट रिलेटेड इधर से उधर लोग जाते रहते, ठीक है ना। विद इन कंट्रीज डेस्परेशन एंड डिटेरियोरेटिंग एनवायरमेंट्स कैन ऑल्सो कंपेल कर सकते हैं लोगों को कि वो अपनी लाइवलीहुड को खोजने के लिए बाहर निकलते हैं एल्सवेयर थ्रू। अब ये रोज तो होता नहीं भाई साहब, तो जाहिर सी बात है दैट माइग्रेशन इज नॉट रेगुलर, दैट इज इरेगुलर, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो फिक्स्ड है यार, डिपेंड के साथ एक प्रेपोजिशन आता है, आप बिना लाइन पढ़े आंसर कर सकते हो इसको, हैं? कौन सा आएगा बताओ? चलो क्या ही पढ़े, अब ये लाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहां पे तो फिक्स्ड है। कौन सा आएगा? डिपेंड फ्रॉम, डिपेंड ऑन, डिपेंड एट, डिपेंड इन, डिपेंड ऑन। डिपेंड ऑन होता है बच्चे, डिपेंड के साथ ऑन आता है, लगा लीजिए यहां पे डिपेंड ऑन आएगा। इतना आसान पूछ लेगा ये तो। अगला आ जाओ यहां से सीधा। And children who are less able to survive extreme weather events are at the greatest risk of suffering harm. It is dash to recognize this reality and take meaningful action. तो it is important है ना, ऑप्शनल थोड़ी ना होगा भाई, बड़ा खतरनाक चीज है ये। To protect the human rights of those most affected by climate change including migrants. गाँव में बाढ़ आ जाती है, खेत वेत सब बह जाता है, अनाज कुछ होता नहीं है, तो लोग शहर चले जाते हैं, है ना, तो वही कह रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, ऑप्शनल थोड़ी ना। ऑप्शनल का मतलब कर भी सकते हो, नहीं भी करो, आपकी मर्जी, ऐसा नहीं है। इंपरेटिव होता है, इंपरेटिव मतलब होता है इंपॉर्टेंट, रेसिस्टेंट नहीं, सेकेंडरी नहीं, सेकेंडरी तो वैसे भी नहीं जरूरी है भाई, इंपरेटिव सही है। इंपरेटिव मीन्स होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो सारे हो गए बच्चे, 25 पूरे करा लिए,
उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा आज के पूरे 25 सवाल मेरे साथ सॉल्व करके। मैं ऐसे ही कराता हूँ बच्चे, अगर आप डेली बेसिस पे मेरी इस क्लास को देखते हैं, ये तो मेरी ऑल्टरनेट डेज पे आती है, राइट, ऑल्टरनेट डेज पे आती है, जब भी आए वीडियो वाले सेक्शन पे आ रही है, इसको जरूर देख लिया कीजिएगा। इसके पहले के कराए हुए सारे एपिसोड्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, देख डालिए। बाकी मेरी लाइव क्लास देखिए आप सभी लोग, लाइव क्लास 11:30 बजे होती है, 11:30 AM। मैं इसमें पूरा टारगेट सीजीएल लेके पढ़ा रहा हूं, बट आप किसी भी एग्जाम के लिए देख सकते हो भाई। एसएससी के सारे सिलेबस सेम है इंग्लिश में, अब एक नाम देना था तो हमने सीजीएल दे दिया, अब सीजीएल के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। बट आप चाहे सीएचएसएल हो, चाहे आपका एमटीएस हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, आप इस सीरीज को देख लो, बेहतर हो जाएगी। ये थंबनेल है, ऐसी थंबनेल्स आपको मिलेंगी, ये देखो कितना सुंदर थंबनेल मिला है। प्लेलिस्ट में मिल जाएगी ये सारे एपिसोड्स, जाके देखो और फिर 11:30 बजे रोज आओ मेरे साथ, ठीक है बच्चे। एक इंफॉर्मेशन है, एमटीएस का क्रैश कोर्स आया हुआ है मात्र 300 रुपए में, 299 रुपए में बच्चे। ये 4 महीने का बायलिंगुअल कोर्स है, चारों सब्जेक्ट्स का, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। एनरोल कर लीजिएगा, अच्छा है। और कितना कम फीस है बच्चे, आराम से कोई भी बच्चा अफोर्ड कर सकता है, इतना कम फीस है ना। पूरी तैयारी कराई जाएगी एमटीएस में, और एग्जाम से पहले सिलेबस पूरा होगा। आज से ये बैच शुरू हो रहा है दोस्तों, मतलब इसमें डेट लिखी होगी जब से भी शुरू हो रहा है, सब कुछ इधर मेंशन होगा, सारा डिस्क्रिप्शन। 10 जुलाई से ये शुरू हो रहा है, ठीक है। चलो, बाकी फाउंडेशन 2026 के लिए भी आ चुका है। ये फुल फाउंडेशन है, 750 घंटे की क्लासेस हैं, इसको देख सकते हैं, चारों सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर करा दीजिए। दोनों ही बैच आपको दृष्टि लर्निंग ऐप पे मिल जाएंगे, ठीक। चलिए, अभी के लिए इतना काफी है, मिलते हैं आप सभी से अगले एपिसोड में कुछ और नया पेपर सेट लेकर। ये सेकंड शिफ्ट था ना, थर्ड शिफ्ट का पेपर लेकर, 17 तारीख के थर्ड शिफ्ट का पेपर लेकर हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट गाइस, जय हिंद साथियों।